ये जो मॉडल्स है हमारे पास, इसमें ये तो दो हमने डिस्कस कर लिया। अब इंक्रीमेंटल मॉडल जो होता है वो हमारे पास वन बाई वन, यानी कि जैसे आपने सी शार्प के अंदर जो है वो यूज किया है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी अगर आप एक वेरिएबल के आगे लिखें ए प्लस प्लस तो उसके अंदर क्या होता है, एक का इंक्रीमेंट हो जाता है, सही है, और ए माइनस माइनस लिखें तो डिक्रीमेंट हो जाता है। तो बहरहाल इसकी एग्जाम्पल इंक्रीमेंट मॉडल है। उसके अंदर क्या होता है कि आप जो है वो प्रोटोटाइप यूज कर रहे होते हैं। प्रोटोटाइप का क्या मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा एक प्रोजेक्ट होता है, तो प्रोजेक्ट के अंदर जो है हम एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट यानी कि बिल्डिंग, तो एक मॉडल उन्होंने बना के रखा हुआ होता है प्रोटोटाइप के, हमारे जब वो एक्चुअल होगा तो उसके बाद जो है वो क्या चीज़ होगी, ठीक है, तो वो प्रोटोटाइप कहलाता है। लोग आते हैं उसको देखते हैं और फिर अंदाजा करते हैं एक्चुअल प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये जो है ये सॉफ्टवेयर का प्रोटोटाइप होता है। तो या तो ये होता है कि दो टाइप के प्रोटोटाइप के मॉडल के अंदर सब टाइप होते हैं, एक तो एवोल्यूशनरी होता है और एक थ्रोन अवे होता है। तो एवोल्यूशनरी ये होता है कि जब आपने एक प्रोटोटाइप बना के दे दिया तो उसके बाद आप उसी को कंटिन्यू करते हैं, मीन्स कस्टमर को आपको पसंद आ गया तो आप बोलते हैं ठीक है अभी तक जो काम किया वो भी ज़ाया ना जाए और इसको हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप मॉडल। और एक ऐसा होता है कि आप बना के तो दे देते हैं उसको, लेकिन आप उसके ऊपर मजीद वर्क नहीं करते, तो उसको थ्रोन अवे कहते हैं। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप जो है दोबारा से शुरू से प्रोटोटाइप उसको दिखा के और एक नए सिरे से जो है बिल्कुल स्टार्ट से प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। ओपन सोर्स जो है वो एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है या मॉडल समझना आप। इसमें जो लोग क्या करते हैं कि अपनी सोर्स कोड जो है वो ओपन कर देते हैं और वो कहते हैं कि इसके अंदर कोई भी चाहे तो वो उसको यूज कर सकता है या उसके अंदर एडिट कर सकता है। इसकी एग्जांपल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। असल में उसको जो जिसने लिनक्स डेवलप किया है उसका नाम भी लिनक्स ही था, तो उसने यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत ओल्ड और पावरफुल, तो उसने उनसे थोड़ी हेल्प मांगी थी कि कुछ कोड चाहिए, कमर्शियल है वो, तो उन्होंने मना कर दिया था, तो फिर उसने खुद ही बना दिया लिनक्स, लेकिन उसने ओपन सोर्स जो है वो रखा उसको, ताकि ये कि लोग उससे फायदा उठाएं। तो लिनक्स अभी भी चल रहा है, उसके कमर्शियल वर्जन भी आ गए, लेकिन मेन जो है वो अभी तक ओपन सोर्स है। इंक्रीमेंट की एग्जांपल जो है वो ये है कि जैसे आपके पास जो है वो एक आपने वर्जन रिलीज करा, ठीक है, उसके बाद जो है या प्रोटोटाइपिंग के अंदर आप ले लें, क्योंकि इसमें एवोल्यूशनरी आइडियाज में मैंने आपको वर्जन की एग्जांपल दी ना। तो हमारे पास क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है उसका वर्जन 1 होता है, उसमें इतने फीचर नहीं होते, 2 आता है एक इंक्रीमेंट हो जाता है, एक दो फीचर इंक्रीमेंट हुआ, फिर थ्री थ्री आ गया वर्जन तो उसमें और फीचर होगा। तो हर फीचर के साथ कुछ ना कुछ जो बिल्कुल ऐसी एग्जाम्पल है जैसे गाड़ी का एक मॉडल होता है, तो हर ईयर के बाद जो कुछ ना कुछ चेंज वो लेके आता है एडवांस। अच्छा, अभी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चेंज हुई है, इन्होंने जो है नए जो प्रोसेस मॉडल जितने भी आ रहे हैं उसका नाम रखा है एजाइल। एजाइल का मतलब होता है आसानी से काम करना। असल में पहले जो है पहले जितने भी मॉडल होते थे ये ट्रेडिशनल कहलाते हैं, वाटरफॉल, एवोल्यूशनरी और इंक्रीमेंट मॉडल वगैरह। तो ये जितने मॉडल होते थे इसके अंदर जैसा वो ये था कि रिक्वायरमेंट वो कहते थे एक दफ़ा बता दें, बार बार चेंज ना करें। और चेंज करते थे तो इसका मतलब था कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था, यानी अवॉइड की जाती थी। रिक्वायरमेंट एक दफ़ा बता दी तो बता दी, अब वो बोलते थे चेंज ना करें टाइम टू टाइम। लेकिन एजाइल जो अभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मॉडल्स हैं जो एजाइल पर डिपेंड करते हैं। एजाइल जो है वो एक ऐसा मतलब ये है मॉडल है या आपको इस तरीके से एक मेथड है बनाने का जिसमें आप जितनी भी चेंजेस होती हैं रिक्वायरमेंट उनकी चेंज हो रही होती है कुछ आप उसको वेलकम कहते हैं, ठीक है। आप बोलते हैं कोई बात नहीं हम आपको छोटा सा एक वर्जन दे देंगे उसको, और जो है और इसको जो है ना मतलब जैसे वर्जन 1 वर्जन 2 इसी तरीके से जो है इसमें स्प्रिंट होते हैं, सही है। तो स्प्रिंट के बेसिस के ऊपर जाइए डिफाइन होता है, यानी कि एक आपने वर्जन दे दिया वो लिमिटेड होता है, उसके अंदर कुछ फीचर आपने डिफाइन कर दिए, सॉफ्टवेयर पे कुछ पार्ट बना के दे दिए, फिर कुछ और दे दिए, तो उसमें रिक्वायरमेंट आप आसानी से चेंज कर देते हैं। तो एजाइल जो है वो अब नए मॉडल है, यानी ये पुराने हो गए सब। अब ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर हाउस है उसके अंदर एजाइल मॉडल यूज हो रहा है। अच्छा, कुछ कंपनीज हाइब्रिड मॉडल यूज कर रही होती है। हाइब्रिड का मतलब वही है जैसे हमने हाइब्रिड क्लास ली थी,
यानी कि फिजिकल और आपके पास जूम दोनों पे। तो ये कहते हैं एजाइल भी यानी कि लेटेस्ट भी, और उसके अलावा पुराने जो ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं वो भी। तो मिक्स होते हैं ये वाले हाइब्रिड प्रोसेस मॉडल। ये आप चाह रहे थे इंक्रीमेंट के साथ जो है एवोल्यूशनरी चला लें। ये डिफरेंट मॉडल जब आप यूज करते हैं तो हाइब्रिड जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ज्यादातर जो है टूल्स हैं वो हमारे पास इसमें डिपेंड इस चीज के ऊपर करते हैं कि लॉजिकल डिजाइन सही है ना। ये जो लॉजिकल आप देखें इसमें भी फिगर बनी, ये एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास यूज केसेस हैं, यानी यूएमएल डायग्राम है, इसमें सिचुएशन बताई गई है कि ये मेडिकल जैसे है, फिजिशियन है, नर्स है ये, और पेशेंट वगैरह लाइब्रेरी टेक्नीशियन। तो नॉर्मली इसके अंदर ये होता है कि एक पेशेंट आता है तो ये इवेंट को जाहिर करता है कि पेशेंट आया, फिर उसने जो अपॉइंटमेंट लिया, अपॉइंटमेंट के बाद वो जो है डॉक्टर से मिले। तो ये जब आप ये रिक्वायरमेंट जो गैदर कर रहे होते हैं तो ये डिफरेंट टूल्स होते हैं। इसमें अगर याद हो तो एक टूल तो हमने पढ़ा हुआ ही है, और वो जो है वो ERD है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इसमें हमने डेटाबेस में देखा था 1 to 1 1 to 1 में। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम इस लिहाज से जरा सा आसान है हमारे लिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम काफी पढ़ चुके हैं। पहली बात तो ये कि डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन सिंपल सी है कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, किसके बिटवीन, मशीन के और यूजर के बिटवीन करता है। ये यूजर है, ये जो है हार्डवेयर है, ये बीच में क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। और ये एप्लीकेशन है, मतलब ये कि आप इनपुट देते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन या राइट लाइन, तो आप अपने प्रोग्राम को जो है वो दे रहे होते हैं। तो वो क्या करता है, वो फिर कीबोर्ड के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कीबोर्ड से इनपुट लेता है यानी हार्डवेयर से इनपुट लेता है। तो ये कम्युनिकेशन ब्रिज है बिटवीन, ठीक है। ये मतलब इस ये जो समझता है ना हार्डवेयर, ये समझता है बाइनरी, आप इंग्लिश समझते हैं। तो जैसे आप कंसोल डॉट रीड लाइन राइट करते हैं या राइट लाइन, तो उस सूरत में क्या होता है कि वो तो आपके पास इंग्लिश में होता है, आपकी एप्लीकेशन लेवल की बात होती है। लेकिन उसको ट्रांसलेट करना, बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो एक्चुअली अगर सिंपल डेफिनेशन दी जाए तो वो क्या है, वो एक ट्रांसलेटर है, यानी तर्जुमा करने वाला, आपकी इंग्लिश को या आपकी कमांड्स को या आपकी इंस्ट्रक्शन को बाइनरी में कन्वर्ट करने वाला, ठीक है। अच्छा, जो अगर इसके फंक्शन देखें तो इसके फंक्शन के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि ये आपको यूजर से इनपुट लेता है या माउस या डेस्कटॉप इन्वायरमेंट देता है। इस चीज को कहते हैं डेस्कटॉप इन्वायरमेंट को यूजर इंटरफेस। आपके प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं, जैसे भी हम ब्राउजर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जूम के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो ये रन कौन कर रही है, ओएस कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल को डिलीट करते हैं, रीनेम करते हैं, फोल्डर बनाते हैं, ये कौन करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। हार्डवेयर के ऊपर हमने वो वाली बात की थी कि जब हम बात करते हैं जो हमारे पास स्टार्ट के अंदर फिगर थी कि मेमोरी से जो डेटा है वो लेके जाना, प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर में रखना, फिर वहां से लेके आना, तो ये कौन काम करता है, ये भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इसके साथ साथ होते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास बिल्ड इन जो है वो एंटीवायरस नहीं आते हैं, एडिशनली आपको करना पड़ता है। तो एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर होगा या स्पाईवेयर हम लोगों ने देखा था, इसके सॉफ्टवेयर होगा, तो ये उसको भी सपोर्ट करता है कि वो आपको मजीद सेफ्टी प्रोवाइड करे। अच्छा, ये बड़ी आसान सी चीज़ है कि अगर आप इसको देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अगर याद हो हमने जो है वो इस तरीके से देखा था SISD, हमने वो देखा था कि सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, यानी कि वो डॉस की हमने बात की थी, सही है, सिंगल यूजर के अंदर जो है वो रहते हुए सिंगल। तो अगर मैं उसको ये कहता कि सिंगल, और कहा भी था उस वक्त सिंगल यूजर सिंगल टास्क, तो ये एक टाइप होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये क्या करते हैं, एक वक्त में एक काम करता है। इसकी एग्जांपल हमने प्रिंटर की थी कि जब हम प्रिंट आउट करते थे तो कुछ और नहीं कर सकते थे। फिर हमने कहा था सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीटास्किंग, ये एग्जांपल हमने विंडोज की ली थी कि मल्टीपल ये डाउनलोड हमारे पास हो रहे हैं और हम जो है वो वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो हमने एग्जांपल ली थी वो ली थी मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ये थी MIMD, यानी सुपर कंप्यूटर्स वगैरह की बात की थी कि हम जो है वो मल्टीपल टास्क या पैरेलल प्रोसेसिंग के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। तो ये सारे जो अगर आप देखें
ये आपके पास जो मोबाइल के अगर जैसे palm हो गया या एंड्रॉइड हो गया, वो भी सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग होता है, उसमें आप मल्टीपल टास्क जो है ना कराता है। हाँ, ये SISD, SIMD और MIMD, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो उस हवाले से हैं। तो अब मल्टीटास्किंग क्या हो गया? मल्टीटास्किंग जो है वो हमारे पास विंडोज हो गया। इसकी बहुत सारी एग्जांपल, क्योंकि SIMD होता है, सही है, SIMD ये हमने करा था, पढ़ा था, मैं ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जा रहा। और मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? ये होता है MIMD, यानी मल्टी प्रोसेसर, ER लगा दो यहाँ पे। तो मल्टी प्रोसेसर किस में होता है? सुपर कंप्यूटर्स के अंदर होता है, एक से ज्यादा ये प्रोसेसर को हैंडल करना। तो ये कौन सा था? MIMD था, मल्टीपल प्रोसेसर। ये वही एग्जाम्पल है कि मल्टीपल CPU है और वो जो है वो वर्किंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके अलावा ये यूजर इंटरफेसेस हैं कि यूजर जो है उसको क्या नजर आता है, वो कैसे बात करता है कंप्यूटर से, इनपुट कैसे देता है। तो दो तरीके हैं, एक तो अभी है कि ये आपके पास जो है वो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ये वाला, यानी विंडोज वगैरह के एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं। और दूसरा जो पहले होते थे, सही, पहले जो वर्किंग किया करते थे वो होते थे कमांड प्रॉम्प्ट, यानी कि टाइप करना पड़ती थी आपको कमांड। तो दो इंटरफेस होते थे, एक होता था कमांड लाइन इंटरफेस यानी टाइप करना, और एक होता था ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, यानी ये वाला। तो ये इंटरफेस को कहते हैं यूजर जिससे अपनी कमांड्स वगैरह इनपुट करता है या ये बताता है सिस्टम को कि मुझे क्या काम करना है, सही है। अच्छा, बेसिक सर्विस क्या है कि यही कि आपके पास जो प्रोग्राम जो भी आप रन कर रहे होते हैं, वो अभी हमने देखी है सारी, प्रिंटिंग कराना, फाइल को मैनेज करना, डिलीट करना, फोल्डर क्रिएट करना, सही है। शेयरिंग इंफॉर्मेशन क्या है? शेयरिंग इंफॉर्मेशन जो वो वही है कि आप एक एक जगह कॉपी करते हैं और दूसरी जगह पेस्ट कर लेते हैं। वर्ड में, नोटपैड में कॉपी करा और MS वर्ड में पेस्ट कर लिया। तो ये आपके पास एक क्लिपबोर्ड एक जगह होती है जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन जो वो शेयरिंग कर रहा होता है। आप ये मल्टीटास्किंग की एग्जांपल इधर फिगर के थ्रू भी दे दिए कि ये देखें, कॉपी भी हो रहा है और साथ में जो ये, और मतलब मल्टीपल प्रोसेस हो रहे हैं, मल्टीपल कॉपीज आपके पास चल रही है। तो ये भी आपके पास मल्टी प्रोसेसिंग एग्जाम्पल है, या डाउनलोड हो रहे हैं। अच्छा, आपके पास तो ये देखें फाइल मैनेज हो रही है। हार्डवेयर कब हमने मैनेज किया था? जब हमने बात की थी पोर्ट्स की बात की थी, जब हमने बात की थी कंट्रोलर्स की बात की थी। तो वो जो है वो तमाम की तमाम चीज़ें जब हमारे पास चीज़ें जाती हैं CPU से और डिस्प्ले की तरफ, तो वो VGA के ऊपर जाती हैं, सही है। तो वो आपके पास क्या था? डिवाइस कंट्रोलर था। तो ये तमाम की तमाम हार्डवेयर जो वो मैनेज करता है। और यूटिलिटी भी हमने डिस्कस की थी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एंटीवायरसेस का जो जिक्र किया था, ठीक है। उसके अलावा जो है वो और भी बहुत सारे फैसिलिटी है, जैसे बैकअप करता है या एंटीवायरस करता है। स्क्रीन सेवर भी एक फैसिलिटी है, क्योंकि आप उठ के अचानक कहीं चले जाए और स्क्रीन सेवर आपने कम टाइम पे लगाया तो वो फौरन से लॉक कर देता है आपकी स्क्रीन, और वो पासवर्ड आपके पास मांगता है। तो ये भी एक फैसिलिटी होती है कि डेटा को कंप्रेस फॉर्मेट में करना, तो वो स्पेस जो है वो आपका बढ़ा देता है। और फाइल डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है? ये आपके पास एक जगह डेटा आपके पास है, यानी इसके अंदर एक जगह से ज्यादा जगह पर डेटा होता है, तो वो क्या करता है, तमाम जो डेटा है वो एक जगह करके आपका स्पेस जो है वो इंक्रीज कर देता है। तो फाइल डिफ्रेगमेंटेशन जो है वो एक्चुअली अगर हम रन करते हैं तो उसके अंदर भी स्पेस इंक्रीज हो जाता है। डेटा को कंप्रेस करने का मतलब जिप फॉर्मेट में कहीं लेके जाना, उसके अंदर भी जो है डेटा कंप्रेस हो जाता है। अच्छा, जिस तरह से अभी हमने प्रोसेसिंग की बात की थी, मल्टीपल प्रोसेसर वगैरह होते हैं, इस तरह से हमारे पास जो और भी चीजें होती हैं, जैसे रियल टाइम प्रोसेसिंग है। तो रियल टाइम का क्या मतलब है कि ऐसे कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको फौरन आंसर देना होता है। मिसाल के तौर पे एंटी मिसाइल सिस्टम है, सही है, कोई मिसाइल आएगा उसको फौरन जो रिस्पॉन्स देना है। तो ये वाली जो सिस्टम है रियल टाइम प्रोसेसिंग कहलाती है, कि जैसे ही वो इन इन नजर आए, उसके रडार में आए, वो फौरन जो है ना यहाँ से एंटी मिसाइल हिट हो जाए या उसको जो है गिरा दे। लेकिन फर्ज करें कि यहाँ पे जो है हमारे पास नॉर्मल विंडोज का हमारा PC है जो कि रीड करने जाता है तो वापस ही नहीं आता। तो अगर ऐसा वहाँ पे चल रहा हो तो वो रीड करने के लिए जब जाए वापस ना आए, तो वो मिसाइल को नहीं गिराएगा, बल्कि जो मिसाइल आ रहा होगा वो वहीं पे आके जो है ना सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। एयरप्लेन का जो होता है वो लैंडिंग कंट्रोल सिस्टम, इसको भी फौरन जो है फौरन इसको रिस्पॉन्स देना पड़ता है।
वरना जरा सा ये हो जाए कि इधर उधर हो जाए मसला, तो वो मतलब व्हील खुले बगैर ही लैंड कर जाता है। ठीक है। अच्छा, टाइम शेयरिंग का हमें पता है, ये प्रोसेसिंग की टाइप टाइम शेयरिंग की वही है कि दो मल्टीपल डाउनलोड चल रहा है या 3 डाउनलोड चल रहा है एक वक्त में। ये विंडोज की जो एग्जांपल है वो हमने पहले देख चुके हैं। ठीक है। बैच प्रोसेसिंग क्या होती है? बैच प्रोसेसिंग ये होता है कि मल्टीपल जॉब्स आप जो है वो जमा कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो आप एक साथ जो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास जब प्रिंटिंग जॉब आ रहे होते हैं तो वो एक क्यू के अंदर जो है वो बैच बन जाता है उनका। ठीक है। जब अब वो आपके पास पहले तो प्रिंट हो रहा होता है लेकिन दूसरा जब तक नहीं हो सकता जब तक पहला ना हो। अगर आप देखें बहुत बड़ी लाइन बन जाती है। सही है। इसकी ये एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। और वो प्रिंटिंग के हवाले से ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि प्रिंटिंग क्योंकि आपके पास मेमोरी के अंदर एक क्यू बन रही होती है, तो इसको कहते हैं बफरिंग। बफरिंग का जो वर्ड है वो पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था स्टार्ट में कि बफरिंग जो है वो हम मेमोरी के अंदर कुछ स्पेस रखते हैं वेरिएबल्स के लिए या वैल्यूज के लिए, उनको कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम किसको कह रहे हैं? यहाँ पे जो हम प्रिंटर की जो जॉब्स हैं वो मेमोरी के अंदर एक दूसरे के बाद होते हैं। तो एक जॉब जाता है तो फिर दूसरा जॉब जो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मेमोरी या बफरिंग ना हो तो फिर वो आप रखेंगे कहाँ पे? सही है। एक आएगा, अब अगर प्रिंटर जो है वो बिजी है तो वो आके वापस चला जाएगा, तो इसलिए ये बफरिंग करता है। अच्छा, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ये करते हैं कि बफरिंग यानी खाली आपके पास रैम में नहीं रखते उसको, बल्कि क्या करते हैं हार्ड डिस्क पे भी सेव कर देते हैं। क्या होता है ना, खस्ता लाइट चल जाए या कोई मसला हो जाए तो ये जो बफर होता है ये हार्ड डिस्क पे होता है। तो उस सूरत में ये होता है कि लाइट चली जाए या कोई मसला आ जाए तो जब आपका सिस्टम दोबारा ऑन होगा तो ये वहीं से प्रिंटिंग शुरू करेगा, क्योंकि ये हार्ड डिस्क पे सेव था। लेकिन खाली अगर हम बफरिंग करते हैं तो क्या होता है कि रैम के साथ ही वो सारा डेटा चला जाता, दोबारा ऑन होता तो फिर वो चीज़ नहीं आती। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। एआई की अगर हम बात करें, अच्छा मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा कि मैंने मुझे आपको रिकॉर्डिंग दी थी, पूरी डिटेल की थी और आपसे कहा भी था कि इसको देख लीजिएगा, तो एक गो थ्रू दे रहा हूँ ताकि आपको जो प्रॉब्लम ना हो उनको समझने में, रिकॉर्डिंग वगैरह को भी, और अभी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर में भी प्रॉब्लम ना हो। व्हाट इज कंप्यूटर इंटेलिजेंस? हम ये चाहते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो ऐसे वर्किंग करे जैसे एक ह्यूमन बीइंग का ब्रेन करता है, यानी उसकी इंटेलिजेंस जो है कंप्यूटर प्रोग्राम के और ह्यूमन बीइंग की जो वो बराबर हो जाए। तो ये इसकी क्या एग्जांपल है? इसकी एग्जांपल कंप्यूटर की बहुत सारी एप्लीकेशन है, अभी तो आपने देखी है, बच्चों ने प्रोजेक्ट्स भी बनाए। लेकिन जो एप्लीकेशन मेन है इसकी जो समझ में आती है हमें वो ये आती है कि जो गेम्स बनाए जाते हैं वो गेम जो ह्यूमन बीइंग को जो है वो बीट कर देते हैं। हालांकि उसने अपनी इंटेलिजेंस के बेसिस के ऊपर वो गेम भी बनाए लेकिन वो उसी को जो है वो बीट कर रहा है। तो इसको आप एक एग्जांपल ये कंसिडर कर सकते हैं कि एआई जो है वो बीट कर रही है नेचुरल इंटेलिजेंस को। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बात मतलब मिक्स है, इसके अंदर मिक्स ख्यालात है, मिक्स आपके कॉन्सेप्ट है, मिक्स थ्योरी है। 56 में जॉन मैककार्थी ने जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड जो है वो यूज किया था पहली दफा। उसके बाद बहुत ज्यादा काम हुआ, 60s के अंदर भी काम हुआ, कुछ प्रोग्राम बने लॉजिकल थ्योरिस्ट के नाम से जो कि ये बेस्ड थे। ये पूरा अगेन जो है ना जो हमने बात की थी शुरू में, हर जो टॉपिक है वो एक्चुअली एक सब्जेक्ट है जो आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक पूरे सेमेस्टर में पढ़ेंगे। हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे हर सब्जेक्ट की, तो ये वही चल रहा है अभी तक। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपको पढ़ाया जाता है, कुछ जगह पे रोबोट्स भी पढ़ाया जाता है, रोबोटिक्स के नाम से। स्टडी ऑफ रोबोट्स को कहते हैं रोबोटिक्स, तो रोबोटिक्स भी पढ़ाया जाता है। अच्छा, 1990s के बाद जो एडवांसमेंट आई और उसके बाद जो रोबोट्स 2000 के अंदर बहुत ज्यादा बनने लगे, उसके अंदर भी एआई जो है वो यूज होने लगा। एक्सपर्ट जो है वो डिसएग्री करते हैं क्योंकि वो कहते हैं जी नेचुरल क्या तरीके कार है कि आप जो है कंप्यूटर को इतना इंटेलिजेंट कर दें जितना ह्यूमन बीइंग हो। तो वो ये कहते हैं कि किसी चीज को करने के लिए वो चीज हमें समझना पड़ती है। मिसाल के तौर के ऊपर जो है वो हम अगर अकाउंटिंग सिस्टम बनाने के लिए जाता है कोई प्रोग्रामर तो उसको अकाउंटिंग भी समझना पड़ती है कि क्या रूल्स और रेगुलेशन है, तब वो अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो बना पाता है। तो वो ये कहते हैं कि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ह्यूमन जो ब्रेन है वो कैसे वर्किंग करता है, वो सोचता कैसे है, वो मतलब ये कि किस तरीके से जो एक एक्टिवेट रहता है, तो ये चीजें अभी ऐसी अननोन है। ठीक है, हमें पता है ब्रेन वर्क करता है, ये तो पता है न्यूरॉन्स, लेकिन अंदर जो आपके पास जो वो ये लॉजिकल के अंदर जो वो वर्किंग हो रही है आपके पास जो बाइनरी नंबर ह्यूमन
ब्रेन के अंदर चल रहे हैं या न्यूरॉन्स जो है वो वर्किंग कर रहे हैं, वो सिग्नल जो जनरेट कर रहे हैं एक्चुअली उस लैंग्वेज तक अभी हम पहुंच नहीं सके ना। तो जब तक वो कहते हैं कि हम वहाँ तक एक्चुअली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि ह्यूमन ब्रेन कैसे वर्क करता है, तो हम वैसी मशीन भी नहीं बना सकते। अगर हम वो समझ जाएंगे तो मशीन भी बना लेंगे। अच्छा, इंटेलिजेंट बिहेवियर जो कहा जाता है या जिसके बेस के ऊपर हम जो है वो डिफरेंस करते हैं, वो ये होता है कि एक इंटेलिजेंट बिहेवियर, और हम कंप्यूटर में भी यही चाहते हैं, आपका प्रोग्राम भी यही करे। ये जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं इंटेलिजेंट बिहेवियर जो ह्यूमन बीइंग में होता है, लेकिन ये चाहते हैं कि ये जो है कंप्यूटर के अंदर इम्प्लीमेंट हो। पहली बात क्या, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड अप्लाई नॉलेज एक्वायर फ्रॉम एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से जो वो लर्निंग करना, ये ह्यूमन बीइंग जो है वो करता है 5 इयर्स वगैरह से, या इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है 5 इयर्स के अंदर चीज़ें लर्न करने की जो कैपेबिलिटी होती है। फिर वो टाइम टू टाइम, और वो जो जो लर्निंग इसकी स्टार्ट की लाइफ के अंदर होती है वो पूरी जो है बाकी लाइफ में काम आ रही होती है। इसकी एग्जाम्पल मशीन लर्निंग है, वो भी एक्सपीरियंस से लर्न करता है। उसके बाद उससे कोई सवाल करें ना आप, तो वो जवाब भी दे देता है डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस। अच्छा, ये ह्यूमन की बात है कि आप उसको कॉम्प्लेक्स सिचुएशन देते हैं तो कुछ तो होते हैं, घबरा जाते हैं लोग, लेकिन ज़्यादातर जो एक ह्यूमन बीइंग की नेचर है, जिसको उसको अशरफुल मखलूक़ात भी कहते हैं, कि वो हैंडल कर लेता है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो ऐसी अननोन सिचुएशन दी जाए मशीन को तो वो क्या करेगी, तो वो जो है उसको कैसे हैंडल करेगी, ये एक क्वेश्चन है। बहुत सारी ऐसी बात होती है कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती, लेकिन हम अपने लॉजिक के बेस के ऊपर, क्योंकि हम आसपास की बातें जानते हैं, तो अंदाजा लगा लेते हैं एक्चुअली ये हुआ होगा। तो ये जो है ये चीज़ हम चाहते हैं कि कंप्यूटर में भी आ जाए। सही है, ये कंप्यूटर के अंदर भी आ जाए ये चीज़। बहुत सारी चीज़ों, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि इंसान जो बड़ी आसान, मतलब जो उसका इंटरेस्ट होता है उस हवाले से बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका पेपर आता है, तो उस वक्त जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, ऑनलाइन पेपर आता है, तो उस वक्त जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसको सॉल्व करके अपलोड करना होता है। अब उस दौरान जो है कोई बोले कि चलो छोड़ो, मैं व्हाट्सअप जो है वो यूज़ करूँगा और ज़रा जो है वो बातें बातें करता हूँ लोगों से, तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो एक जो इंटेलिजेंट ह्यूमन जो है वो ये रिकॉग्नाइज कर सकता है कि क्या इम्पोर्टेंट, और क्विकली रिएक्ट करता है न्यू सिचुएशन, यानी ऐसे सिचुएशन जो उसको जो है नहीं, एकदम से कोई प्रॉब्लम सर पे आके खड़ी हो गई, तो वो जो है क्विकली और क्लियरली। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या उसके प्रोग्राम के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर। जो एआई की एरिया है वो डिफरेंट है। एक एक्सपर्ट सिस्टम है, ये एक्चुअली ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक्सपर्ट लेवल के ऊपर अपनी मतलब रिकमेंडेशन देता है। इसकी एग्जांपल जो है वो मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम होते हैं। वो क्या करते हैं, यूजर से सिम्टम्स लेते रहते हैं कि क्या क्या बीमारी है उसको या क्या उसकी अलामात है, उसके बेस के ऊपर जो है वो बता देते हैं। जैसे कोविड-19 का भी एक चला था कि कोविड-19 का आपको जो है मोबाइल के ऊपर इनपुट लेता था डिफरेंट सिम्टम्स, और वो फिर बता देता था कि आपको कोविड नहीं है या है। उस वक्त जो है कोई टेस्ट वगैरह भी नहीं आता स्टार्ट की बात। अच्छा, विजन सिस्टम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपके जो कैमरेज वगैरह होते हैं उससे जो इमेज आ रही होती है, तो उसके अंदर हर चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है। अब ये हमारे लिए तो मसला नहीं है। मिसाल के तौर पे ये अगर आप इस फिगर को देखें तो मैं बता सकता हूँ कि ये चेस के कुछ पीसेज हैं, ये जो किंग है, ये जो है स्पॉन वगैरह है, तो इस तरीके से मैं तो बता सकता हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन कंप्यूटर जो है वो इस ये कंप्यूटर के पास तो पिक्सेल्स है ना, पिक्सेल्स में से कैसे निकाले कि ये किंग है, ये जो है आपके पास स्पॉन है। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप देख रहे हैं कितना सक्सेसफुल है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जितने भी मोबाइल सिस्टम है वो फेस को रिकॉग्नाइज करके आपको जो है इन होने देते हैं। तो अब ये एक विजन जो है ना, रिकॉग्नाइज करना है कि इमेज में से एक ऑब्जेक्ट को निकालना, ये विजन सिस्टम है। तो जो आपने देखा होगा अनमैन्ड व्हीकल्स, जो कि कारें होती हैं, उनके आगे कैमरे होंगे, वही तो बताएंगे ना कि आगे ट्रक आ रहा है या आपको स्टॉप करना है या नहीं करना। अच्छा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हम चाहते हैं कि जैसे हमारी अपनी ज़बान है ऐसी जो कंप्यूटर भी समझने लगे, तो बहुत हद तक जो हमें इसमें फ़ायदा होगा। जैसे गूगल है, गूगल के ऊपर आप टाइप करते हैं तो खुद ही वो जो सजेशन देने लगता है। तो वो किससे दे रहा होता है, वो पूरा इंजन चल रहा होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उसके पीछे, जो ये बता रहा होता है कि आगे जो एक्सपेक्टेड वर्ड है वो क्या हो सकता है जो यूज़र ने टाइप किया। वॉइस को रिकॉग्नाइज करना, वॉइस हम चाहते हैं कि रिकॉग्नाइज हो। हम जैसे किसी रोड पे खड़े हो और हम कहें कि जी ओपन ओपन या ओपन डोर, ऐसे कोई कमांड, तो फौरन जो है वो ओपन कर दे डोर।
और अगर कोई और बोले हमारी इवन आवाज के अंदर भी ट्राई करेंगे बोले तो वो जो है नहीं रहेगा, वो मतलब समझ जाएगा ये कोई और बोल रहा है, तो ये इंटेलिजेंस का पार्ट आ जाएगा। बाकी जो है गेम थ्योरी है, गेम थ्योरी के अंदर जो है वो यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें आप देखें स्टार्ट के अंदर जो था वो बहुत मुश्किल था गेम इटसेल्फ, कंप्यूटर से बनवाया जाए और इस हद तक बनवाया जाए उसके अंदर इतनी इंटेलिजेंस डाली जाए कि ह्यूमन बीइंग को बीट करे। अब आप गेम खेलें कोई भी, आप देखते हैं कि बहुत इजीली जो है वो कंप्यूटर आपको बीट कर लेता है अगर आप हाई लेवल के ऊपर जाए। तो ये इसकी एग्जांपल है। फिर एक और फील्ड है न्यूरल नेटवर्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस करती है मशीन लर्निंग के ऊपर, डीप लर्निंग के ऊपर। आप देखते हैं कि वही कि आपके वीडियोस वगैरह के अंदर डीप लर्निंग कितनी आगे जा चुकी, तो वही पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना। अब ये सारे न्यूरल नेटवर्क्स हैं, न्यूरल किसको कहते हैं, जो न्यूरॉन होता है उसके बेस पे ये निकला है, यानी कि ह्यूमन जो ब्रेन की फंक्शन होती है उसके बेसिस के ऊपर इसको जो है वो निकाला गया। बाकी वर्चुअल रियलिटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है आप उस वर्ल्ड के अंदर होते नहीं, लॉजिकल एक वर्ल्ड है और उसके अंदर जैसे ये गेम हो गया, गेम के अंदर आप मूव कर रहे होते हैं 3D इन्वायरमेंट, तो क्या वो मौजूद होती है? नहीं, नहीं होती। तो इसलिए जो है वो ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है। और अब जो डीप लर्निंग एक्चुअली मशीन लर्निंग का एक पार्ट है, लेकिन ये जो है बहुत ही मतलब हाई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करके जो है वो आ, आपको मतलब आंसर आपका दे देता है। आप उससे कोई सवाल करते हैं तो वो आंसर जो है वो दे देता है, तो इसलिए इसका नाम जो है डीप लर्निंग रखा गया है। यानी मशीन की जो आपके एल्गोरिदम्स हैं वो इतने ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होते, मैथमेटिकल इतने ज़्यादा मॉडल यूज़ नहीं करते जितना कि ये करता है डीप लर्निंग। तो इसलिए ये बेस करता है न्यूरल नेटवर्क के ऊपर। न्यूरल नेटवर्क बना कैसे, वो हमारे न्यूरॉन की तरह वर्क करता है, यानी हमारे ब्रेन में कहा जाता है 1 मिलियन, एक जो यानी 1 अरब जो है न्यूरॉन होता है। और जो है हमारे ह्यूमन बीइंग के जो हेड है उसके अंदर ब्रेन है, उसके अंदर हर जो न्यूरॉन है वो इक्वल है एक प्रोसेसर के। तो अब आप बताएं आपके ब्रेन के अंदर अगर 1 मिलियन प्रोसेसर लगे हैं तो यही तो हो जाए, तो हम ये सामने नजर आ रहा है, ये ब्लैक कलर है, ये अब आपको किसी ने बताया ये ब्लैक कलर है, लेकिन इसके ऊपर नजर पड़ते इतनी तेजी से क्या प्रोसेस हुआ, ये नंबर लिखा है 77, अब आपको पता ये इसके व्हाइट कलर है। यानी कलर को देखना, ये देखना कि कोई आया है पुराना बंदा, उसको देख के पहचान जाना सही, इसका ये एक्शन देखना कि ये हैंड रेस कर रहा है ऐसे सही। ये तमाम चीजें क्या है इसके अंदर, ये एक कार नजर आ रही है, तो ये तमाम चीजें क्या है, ये हमारा वही तो न्यूरॉन्स वर्क कर रहे हैं इतनी तेजी से, आपको कोई प्रोसेसर भी नहीं करके दे सकता। प्रोसेसर को ये इमेज देंगे कि बताओ ये कौन सी है, तो टाइम लेगा। आपको पता है डीप लर्निंग पता नहीं घंटों चलता है, घंटों, मतलब एक एक दिन, दो दो दिन, फिर उसके बाद वो आंसर दे रहा होता है, वो रिकॉग्नाइज कर रहा होता है, या उसके अंदर ये आर्टिफिशियल आप इमेज जो जनरेट करवाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग का तो ऐसा नहीं है, ह्यूमन बीइंग तो न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा है हमारे पास ना, और हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट है कंप्यूटर से। ये देख लें, ये कलर को आप बता दें, ये मैं आपसे पूछूं इसके अंदर जो अभी इमेज नजर आ रही है कितने कलर नजर आ रहे हैं, आप सब लोग बता देंगे कि ये कलर ये है, ये है, ये है। और कंप्यूटर से बोलें, कंप्यूटर टाइम लगाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको जो पिक्सल की वजह से प्रॉब्लम होती है, एक एक पिक्सल रीड करना, उसकी इंफॉर्मेशन रीड करना। तो ये न्यूरॉन्स की वजह से, यानी इतने आपके प्रोसेसर लगे हुए हैं तो आप आंसर दे रहेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू कंप्यूटर। अच्छा, रोबोट जो है वो हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो कि बहुत स्पेशली यूज़ कर रहा होता है एआई। एआई इसलिए यूज़ कर रहा होता है कि उसकी जो रिएक्शन होता है या उसका जो आंसर होता है या उसके जो भी जिस टास्क के लिए, गोल के लिए परफॉर्म किया जाता है, तो वो कंट्रोल होता है सॉफ्टवेयर से। और वो सॉफ्टवेयर जो है या वो प्रोग्राम जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है वो होता है एआई बेस्ड। तो इसलिए डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है एआई से, सही है। तो इसके नाम क्या कहते हैं, गोल के लिए बना है, और वो जो है स्टेप कैरी आउट करता है रोबोट उस गोल को हासिल करने के लिए। तो टाइप्स अगर आप देखें तो मोबाइल रोबोट्स होते हैं आपके पास जो कि मूव करते हैं बाकायदा, और रोबोटिक आर्म्स होते हैं, ये वेल्डिंग वगैरह करते हैं, देखा होगा आपने, कार की वेल्डिंग हो रहे हैं, वो आर्म्स आता है फिर वो वेल्ड करता है या कलर करता है, ये नेशनल ज्योग्राफिक में दिखाते हैं। फिर ऑटोनोमियस व्हीकल्स, ये वही है आपके पास जो कार है, ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस कार।
सॉफ्ट बोर्ड क्या है? ऐसा इंटेलिजेंस जो कि वही मशीन लर्निंग के ये सॉफ्टवेयर होगा या डीप लर्निंग के होगा, या फिर आपके पास जो है वो न्यूरल नेटवर्क्स के बेसिस के ऊपर होगा। तो ये जो है बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के ऊपर जो है इंटेलिजेंस या यूज़ करते हुए कोई आंसर निकालते। नैनो बोर्ड्स जो है वो जो ऑपरेशन वगैरह हो रहा था बायोलॉजिकल, उसमें काम आता है। जैसे एंजियोग्राफी होता है, तो उसमें जो है वो एक रोबोट ही दाखिल किया जाता है, वो वहाँ जाके सर्जरी कर देता है या स्टैंड वगैरह डाल के आ जाता है। उसके अलावा इंडस्ट्री में भी बहुत सारी आपके जैसे वेल्डिंग और पेंटिंग में पैकिंग करते हैं रोबोट और इलेक्ट्रॉनिक्स चिप वगैरह। अब मदरबोर्ड बनाना, ये करना, ये ह्यूमन बीइंग का काम नहीं है, तो इसके अंदर ये रोबोट्स जो है यूज होते हैं। बम को आपको पता है, बम डिसेबल है, अभी एक एग्जांपल भी दी थी। तो अगर बम को यानी कि कंट्रोल किया जा सकता है, रिमोट से भी किया जा सकता है, और उसके कैमरा उसके थ्रू जो चेक भी किया जा सकता है। तो इसमें जो जिंदगी बच सकती है लोगों की, अगर आप उसको उस रोबोट को भेजना, तो एक रोबोट ही जाएगा। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगह वाल्किनोज वगैरह के अंदर भी जा सकता है, अंडर वाटर भी जा सकता है। यानी जहाँ ह्यूमन बीइंग अगर जाए तो बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ पे रोबोट को आप भेज के मांगे। और मार्स वगैरह के ऊपर तो गया भाई है। और रोबोट का जो आर्किटेक्चर है वो हमारे पास एक्चुअली कंट्रोल करता है ओवरऑल। ओवरऑल मतलब वही आपके पास जो मेन सेंट्रलाइज है वो कंट्रोल हो रहा होता है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। यस, उसको कंट्रोल कर रहा होता है, सही है। यानी सेंट्रल प्रोसेसर आप कह लें उसकी मोशंस को कंट्रोल करता है, और जो उसके आउटपुट्स होते हैं उसको। अच्छा, अब 6 मिनट रह गए, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो ये मैंने बता दिया, तो अब मैं वन बाय वन जो है अटेंडेंस के थ्रू कॉल करता हूँ, और जो है उसी के थ्रू जो है मैं आपसे इससे क्वेश्चन जो है वो कर लूँगा, क्योंकि अब मैंने आप लोगों को बता भी दिया, बड़ी डिटेल के अंदर बता दिया, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन ये है कि आप लोग जो है वो आंसर दे पाओगे। और इधर ही लोड कर लेते हैं। आप लोगों की 913 है ना? 91, ठीक है। हसन इकबाल, मोहम्मद अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, फहद। अच्छा, इसमें जो है वो, अच्छा, एहसन इकबाल, ये जो शुरू के, बल्कि मैं नाम ऐसे तो कोई भी हाथ नहीं करेगा। ये एहसन इकबाल, आप हैंड रेस करें, और आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, उसके आपको आंसर देने होंगे, सही है। और साथ में जो है, अच्छा, एहसन इकबाल ने प्रेजेंट लिख दिया, गुड, ये अच्छा है। या ऐसे ले लेते हैं या फिर ऐसे ले लेते हैं, ग्रुप वाइज ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, इसमें आप लोग जो है हौसला बढ़ जाएगा। सही है, ये तीनों से मेरा क्वेश्चन है, हैंड रेस कर लीजिए आप लोग, तीनों आप लोग हैंड रेस कर लीजिए। ग्रुप वन, आदम हुसैन, रोमान अली और शहरियार। सही है, कर लिया। अब मैं अनम्यूट कर लूँ, लेकिन आप अनम्यूट होने के बाद अभी मत बोलिएगा, जब मैं क्वेश्चन करूँगा, जब आप बोलेंगे, ठीक है। अभी आप शहरियार अनम्यूट हो गए हैं, रोमान हो गई हैं, और आदम का चलेगा। आदम ने हैंड रेस करा था, फिर निकल लिए। आप हैंड रेस करें या फिर मैं आप? हाँ, ये है। अच्छा, अभी मैं क्वेश्चन जब तक ना करूं, जब तक आप आंसर ना दें, ना कुछ बोलें, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। चलो, थोड़ा सा जो है ना वो बाई नेम, पहले मैं नाम बता दूंगा, फिर बता दूंगा कि मैं जो किससे कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने अनम्यूट करा हुआ सबको, आप लोग जो है अनम्यूट हो जाएं, और जो है वो, ये फिर आप शायद अनम्यूट नहीं हो सकेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हम कर लेते हैं। अच्छा, ये बताएं शहरिया कौन, ये टोपोलॉजीज जो है वो, अच्छा, इनको अनम्यूट करना पड़ेगा। अब आप दोनों, रोमान अली, अभी मैं जो है ना आपको भी जिससे मैं पूछूंगा उसी को अनम्यूट कर देता हूँ। तो शहरियार, आपसे मेरा क्वेश्चन है, पहले आप अनम्यूट हो। यस सर। हाँ, ये बताइए जो टोपोलॉजीज होती हैं ये क्या होती हैं? सर, ये हमारे पास ट्रैवलिंग का एक जरिया होता है सर। जैसे स्टार्ट
टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, डेटा जो ट्रांसफर करती हैं हमारी प्रोटोकॉल्स डेटा जो ट्रांसफर करती है और ये सब कुछ। अच्छा, तो कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम बताएं। स्ट्रक्चर सर स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। अच्छा चलना जी, ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा अब जो है वो मैं बात करता हूँ आदम से। जी आदम, आप इसी क्वेश्चन का आंसर दें। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। क्या आपको उधर आके मैं अनम्यूट हुआ, आपके पास आके मैंने अनम्यूट कर दिया कि अच्छा भाई, कोई अनम्यूट नहीं होगा तो फिर वो खुद ही जो है वो। हाँ बोले। जी सर, आवाज आ रही है सर, वो माइक हो नहीं रहा था ऑन। अरे अच्छी बात है। बताएं जरा इसका आंसर दें। प्रोटोकॉल जैसा भी इन्होंने बोला, स्टार बस रिंग, ये क्या मतलब, थोड़ा सा इसको डिफाइन करें। सर ये सर टोपोलॉजी सर ये स्ट्रक्चर्स होते हैं सर, जैसे टोपोलॉजी। मतलब कैसे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हों, जैसे कि सर ये बस है और स्टार है सर, रिंग, इसके मतलब सर आपस में ये कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं सर टोपोलॉजीज। जैसे बस सर ईथरनेट प्रोटोकॉल देता है, स्टार जो है सर वायरलेस नेटवर्क को कनेक्ट करता है आपस में, सेंट्रल एक्सेस पॉइंट होता है सर ये। अच्छा वो तो सर लिखा हुआ है। आप ये बताएं कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसके बेस के ऊपर जो है आप ये करें कि मतलब एक डिस्कनेक्ट होगा तो सब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। एक तो ये टेपोलॉजी और एक टेपोलॉजी होती है कि आपके पास अगर एक जो है वो डिस्कनेक्ट होता है तो बाकी जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं होते। तो ऐसी टेपोलॉजी का नाम आता है जब एक डिस्कनेक्ट होता है तो बाकी डिस्कनेक्ट नहीं होते। उसका क्या नाम है? सर ये स्टार टोपोलॉजी है और टोपोलॉजी सर, बस भी होती है इसमें, बस में भी होता है सर ये। तो उसमें क्या होता है? सर जो आपने बोला था एक डिस्कनेक्ट हो जाए तो बाकी भी सर, बाकी सर डिस्कनेक्ट फिर नहीं होते हैं जब बस और स्टार में। अच्छा ये बताएं कि जो डिफरेंस है बिटवीन कंपेटेबल और इनकम्पेटेबल नेटवर्क क्या होता है? सर रिपीट करें क्वेश्चन सर, आपकी आवाज़ स्लो आ रही है। डिफरेंस बिटवीन कंपेटेबल और इनकम्पेटेबल नेटवर्क। What is the difference between compatible network and incompatible network? अभी तक सवाल नहीं पहुंचा। सर एक दफ़ा दोबारा बोले सर, आवाज़ कट गई थी सर, मेरा नेट शायद इशू कर रहा है। What is difference between compatible and incompatible network?